नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुभम तिवारी का स्वागत है आपका इस सीरीज में, जिसमें हम विचारधाराओं के बारे में पढ़ रहे थे। विचारधाराओं में हमने सबसे पहले देखा था साम्राज्यवाद के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा मार्क्सवादी विचारधारा के बारे में, जिसको कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था। समाजवाद जब आगे चल के साम्यवाद की ओर बढ़ता है, मार्क्सवादी विचारधारा के साथ ही हमने अगली कक्षा में देखा था कि किस तरह से साम्यवाद आगे बढ़ता है रूस के माध्यम से। तो हमने समाजवादी या साम्यवादी विचारधारा के बारे में पढ़ा। उसके बाद आगे आज हम पढ़ रहे हैं साम्यवाद को किस तरीके से आगे बढ़ाकर, एक कदम आगे चलकर माओ जेडोंग माओवाद की स्थापना करते हैं। तो आज का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है माओवाद के बारे में। इस वीडियो में हम माओवाद के बारे में एक ऐसी विचारधारा बनाएंगे, एक ऐसी ग्राउंड लेवल पर विचारधारा तैयार करेंगे जिससे हम इसको आसानी से समझ सकें कि माओवाद किस तरीके से होता है और उसी के माध्यम से किस तरीके से भारत में वह नक्सलवाद के रूप में प्रभावी रूप से हावी रहा, जिससे बहुत लंबे समय तक सरकारें उससे जूझती रही छत्तीसगढ़ झारखंड के एरिया में। तो आइए हम शुरू करते हैं माओवाद से। माओवाद के बारे में जब हम बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं तो जैसे ही चाइना आजाद होता है, इसको माओइज्म भी कहते हैं, जैसे ही चाइना आजाद होता है तो सबसे पहले माओ जेडोंग के द्वारा 1949 में पीआरसी यानी पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की जाती है। इसके माध्यम से ही किसानों को एकत्रित किया जाता है। किसानों के मध्य से निकलकर कई नेता आते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं और एक जन आधारित क्रांति की तैयारी करते हैं। जन आधारित क्रांति किसके विरुद्ध? पूंजीपतियों के विरुद्ध या फिर जमींदारों के विरुद्ध, क्योंकि ये कृषि से संबंधित है, इसलिए मुख्य भूमिका जमींदारों के खिलाफ रहेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम माओवाद में एक भूमिका बना लेते हैं कि हम इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं माओवाद में हम क्या क्या पढ़ेंगे। माओवाद में सबसे पहले हम इसका परिचय और उद्देश्य देखेंगे। परिचय और उद्देश्य देखेंगे। परिचय उद्देश्य में हम देखेंगे कि किसने इसकी स्थापना की, कहां पर स्थापना की, इनके उद्देश्य क्या क्या रहे, उस हिसाब से देखेंगे। दूसरी वीडियो में हम दूसरे पार्ट में हम देखेंगे इनकी विचारधाराएं देखेंगे। विचारधारा मतलब कि किस विचारधारा पे माओवाद काम करता है, इनकी बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या होते हैं, इस तरीके से हम इसको विचारधाराओं को समझेंगे। तीसरे पॉइंट में हम देखेंगे कि ये वैश्विक रूप के किन किन क्षेत्रों में प्रभावी रहा, वैश्विक प्रभाव को देखेंगे हम। और अंत में हम देखेंगे इनकी आलोचना के बारे में देखेंगे। तो हम इसमें जानेंगे कि किस तरीके से माओवाद असफल रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें भूमिका बनाते हैं कि इसका उद्देश्य और परिचय। इसका परिचय की जब हम बात करते हैं, इस तरीके से हम एक एक पॉइंट को समझते चलते हैं। जब इसके परिचय की बात करते हैं तो 1949 में जब चाइना आजाद होता है, चीन आजाद होता है या स्वतंत्र होता है, चीन आजाद होता है, तब माओ जेडोंग के नेतृत्व में, माओ जेडोंग या फिर इनको माओ से तुंग भी बोलते हैं, माओ जेडोंग के नेतृत्व में किसान एकत्रित होते हैं। किसान आधारित क्रांति होती है, इसको लिख लो, किसान आधारित क्रांति। किसान आधारित क्रांति करते हैं जिसमें ये देश भर से सारे किसानों से अपील करते हैं कि हमें एकजुट होकर एक जनयुद्ध की तैयारी करनी है, एक दीर्घकालिक जनयुद्ध। तो किसान दीर्घकालिक जनयुद्ध की तैयारी करते हैं। इस माध्यम से माओ जेडोंग एक किसान आधारित क्रांति की तैयारी करते हैं, जिससे माओवाद की शुरुआत होती है। माओवाद मोस्टली या ज्यादातर किसान
के समर्थक होते हैं या फिर किसानों द्वारा ही माओवाद चलाया गया। ठीक है, किसान आधारित क्रांति की गई, क्योंकि अभी तक हमने मजदूर और जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट थे या फिर जिनको बुर्जुआ और सरवाहा कहा, इसमें हमने पढ़ा मार्क्सवाद में और साम्यवाद के बारे में, लेकिन माओवाद में हम स्पष्ट रूप से किसानों की बात करेंगे, क्योंकि ये मेजरली किसान आधारित क्रांति थी। अब जब हम इनकी बात करते हैं तो किसान आधारित क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसान आधारित क्रांति की आवश्यकता पड़ी पूंजीपति वर्ग को, पूंजीपति वर्ग या फिर जमींदार वर्ग, जमींदारों को उखाड़ फेंकने के लिए, पूंजीपति और जमींदारों को हटाने के लिए, सत्ता के पक्ष से हटाने के लिए और किसानों को वर्चस्व में लाने के लिए ये क्रांति होती है किसान आधारित, जिसको दीर्घकालिक जनयुद्ध भी कहते हैं। और इसके साथ ही ये चाहते हैं कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो। तो वर्ग विहीन समाज, जैसा कि अपन ने मार्क्सवाद और साम्यवाद में पढ़ा था कि वर्ग विहीन समाज होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेजरली ये वर्ग विहीन समाज की अवधारणा है, ये बेसिकली हम साम्यवाद से रिलेट करती है, लेकिन जो माओवाद है वो किसानों के लिए काम करता है। तो हमें बेसिक सी चीज समझनी होगी कि किस माध्यम से हम कार्य करेंगे। ठीक है, ये अपन ने बेसिक प्रिंसिपल समझा कि इसके उद्देश्य क्या रहे, ये किसने इसकी स्थापना की। 1949 में अपन ने देखा कि चीन में माओ जेडोंग के द्वारा इसकी स्थापना की गई, किसान आधारित क्रांति थी। अब हम इसके बाद देखेंगे इसकी विचारधाराओं के बारे में। तो विचारधाराओं के बारे में जब हम समझेंगे कि माओवाद किस विचार के ऊपर कार्य करता है, या माओवाद जो जन आधारित युद्ध की बात करता है वो किस तरीके का होता है, तो हम जानते हैं आज विशेष इसकी विचारधाराओं के बारे में। तो इसकी विचारधाराओं में या मूल अवधारणाओं में हम बेसिक प्रिंसिपल समझेंगे कि ये किन बेसिक प्रिंसिपल्स पे काम करता है माओवाद। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ये किस आधार पर काम करता है। ये किसान आधारित क्रांति पर काम करता है, जैसा कि हमने अभी जाना किसान आधारित क्रांति, किसान आधारित क्रांति पर काम करेगा। इसी वजह से ये जमींदारों को उखाड़ फेंकने की बात कहेंगे। ये लंबे जनयुद्ध की बात करेंगे, लंबे जनयुद्ध की। लंबे जनयुद्ध से अर्थ होता है कि ये एक दीर्घकालिक रणनीतिक युद्ध की या दीर्घकालिक क्रांति की बात करते हैं। इसमें दीर्घकालिक रणनीतिक क्रांति, दीर्घकालिक रणनीतिक क्रांति अर्थात ये रहेगा कि ये किसी भी ऐसी क्रांति की बात नहीं कहेंगे जो द्रुतगामी हो, ये क्रमिक रूप से क्रांति के विस्तार की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि किस आधार पर किसानों को धीरे धीरे करके एकत्रित किया जाएगा और किस आधार पर उनका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये मेजरली अपन ने किसान आधारित क्रांति के बारे में देखा, लंबे जनयुद्ध के बारे में देखा। जनतांत्रिक क्रांति के बारे में बात करते हैं, नव जनतांत्रिक क्रांति, यानी कि जो नए वर्गों का उदय होगा नव जनतांत्रिक क्रांति में, उसको समाहित करेंगे और इस आधार पर नए वर्गों द्वारा क्रांति में भाग लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक तीन चीजें देखी और चौथी चीज रहेगी कि इसमें वैचारिक क्रांति पर काम किया जाएगा। वैचारिक क्रांति के माध्यम से लोगों को माओवाद के बारे में सजग करवाया जाएगा। वैचारिक क्रांति के माध्यम से ये सांस्कृतिक क्रांति की बात करते हैं। वैचारिक क्रांति के माध्यम से ये जो नया विशेषाधिकार वर्ग आता है या नया पढ़ा लिखा वर्ग आता है, नए वर्ग को समाहित करते हैं। वैचारिक क्रांति के माध्यम से ये किसानों की समस्याएं बताते हैं और उन पर हो रहे शोषण या अत्याचारों की बात करते हैं, जिसके माध्यम से वैचारिक क्रांति होती है। ठीक है, नए वर्गों को समाहित करने के लिए या नई क्रांति के लिए। ठीक है, इससे ही सांस्कृतिक क्रांति होती है नए वर्गों के उदय से। तो ये बेसिकली हमने विचारधाराएं पढ़ी
कि क्या क्या इनकी मूल अवधारणाएं हैं। किसान आधारित क्रांति होगी, लंबे जनयुद्ध जो दीर्घकालिक और रणनीतिक युद्ध होगा उसकी बात होगी, ठीक है। नव जनतांत्रिक क्रांति की बात होगी, नए वर्गों के जुड़ाव के लिए, और आखिर में होगी वैचारिक क्रांति की बात। वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही जो नए वर्गों का उदय होगा उसमें ये क्रांति करेंगे सांस्कृतिक रूप में, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने देखा कि नए विचारधाराओं का उदय हुआ माओवाद के साथ में। अब हम तीसरी चीज देखेंगे कि इनका वैश्विक प्रभाव क्या रहा। इनके वैश्विक प्रभाव के बारे में हम देखेंगे तो हम नेपाल की बात करेंगे, हम भारत की बात करेंगे, हम पेरू की बात करेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से अपन देखते हैं इसका सबसे पहला प्रभाव, चीन का प्रभाव देखने को मिलता है भारत में। भारत में अपन बात करते हैं सन 1965-67 की, तब भारत में बंगाल में एक एरिया है नक्सलवाड़ी। नक्सलवाड़ी एक एरिया है, वहां के दो कानू सन्याल और चारू मजूमदार, कानू सन्याल और चारू मजूमदार दोनों सशस्त्र क्रांति करते हैं और अपने जमींदार को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं और घोषणा करते हैं क्रांति की कि नक्सलवादी क्रांति की घोषणा करते हैं, जमींदारों को मारना शुरू करते हैं और कानू सन्याल और चारू मजूमदार ये दोनों मिलकर नक्सलवादी आंदोलन के नेता बनते हैं, ठीक है। और ये आज इतनी बड़ी समस्या बन चुका है भारत के लिए कि छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन क्षेत्रों में ये समस्याएं हमेशा देखी जाती हैं। ये अमूमन किसानों के द्वारा आंदोलन होता था, लेकिन जैसे जैसे ये सरकारों के लिए नासूर बनता गया, अब क्या होता है इससे कई समस्याएं आने लगी हैं कि ये जो विकास को अवरोध करते हैं, ये अपन आलोचनाओं में देखेंगे। परंतु अभी हम देखते हैं कि 1965-67 में भारत में बंगाल क्षेत्र में नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ यह आंदोलन इतना व्यापक विस्तार कर लेता है कि आज भी समस्या बनी हुई है। ऐसे ही 1996 से 2006 के मध्य नेपाल में क्रांति होती है, सशस्त्र क्रांति होती है जो माओवाद से रिलेटेड होती है। इनकी विचारधारा भी माओवादी है, इसलिए अपन इनको माओवाद का समर्थक कहते हैं। इसी तरीके का आंदोलन पेरू में भी देखा जाता है। तो ये बेसिकली इसका वैश्विक स्तर पर प्रचार रहा। भारत में इसका आने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि भारत का चीन से बॉर्डर साझा करता है, इसी वजह से ये सुचारू रूप से अपनी विचारधारा का प्रसार करते रहते हैं या अपने अस्त्र शस्त्र भेजते रहते हैं, ठीक है। तो माओवाद इस तरीके से भारत में प्रसारित हुआ और विश्व के अलग अलग स्तरों पर। अब हम अंत में इसकी आलोचना के बारे में देखें कि इसकी आलोचना क्यों की जानी चाहिए या क्या कारण है इसकी आलोचना करने के। तो आइए हम देखते हैं इसकी आलोचना के बारे में। तो जब हम इनकी आलोचना के बारे में बात करते हैं तो आलोचना के बारे में हम पहले जैसा देख चुके हैं कि ये सरकार के विकास कार्यों में बाधा डालती हैं और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हिंसा को वैध मानते हैं। हिंसा वैध उपकरण के रूप में माना जाता है, ठीक है। इनका मेन उपकरण हिंसा मानी जाती है कि हिंसात्मक कार्यों द्वारा ये सरकारों को डराते हैं, धमकाते हैं और हिंसात्मक रवैया अपनाते हैं। इसी के साथ ये उग्रवाद का प्रचार करते हैं। उग्रवाद के प्रचार की वजह से काफी जनहानि होती है, जिससे हम आए दिन न्यूज में सुनते रहते हैं कि इतने नक्सली मारे गए। नक्सलियों के साथ ग्रामीण जो निर्दोष ग्रामीण है उनकी भी हत्या हो जाती है। तो बेसिकली हिंसा और उग्रवाद को ये वैध उपकरण मानते हैं। अब इसकी दूसरी चीज होती है कि जब माओवाद का प्रचार होता है या माओवाद का विस्तार होता है तो इस विचारधारा के साथ ही अधिनायकवाद की समस्या आने लगती है। अधिनायकवाद क्या होता है? अधिनायकवाद यह होता है कि कोई भी व्यक्ति जब सत्ता के शीर्ष पर जाकर बैठता है और वह अपनी विचारधारा या अपना राजतंत्र स्थापित कर लेता है, यह अधिनायकवाद होता है। जैसे कि विचारधारा के नाम पे हिटलर और मुसोलिनी
इन्होंने वैश्विक स्तर पर जो आतंक मचाया है यह अधिनायकवाद कहलाता है। ठीक है, ये अधिनायक बने अपने अपने क्षेत्र के, और विश्व की जो दुर्गति इन्होंने की है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ विचारधारा के माध्यम से होता है। तो ये बेसिकली हमने 2 पॉइंट देखे कि क्या क्या इसकी आलोचना के कारण रहे। तीसरा पॉइंट इसका रहेगा कि ये जो आर्थिक रणनीतियां बनाते हैं उनमें अधिकतर विफलता देखी गई है। आर्थिक रणनीतियों में विफलता। आर्थिक रणनीति विफल क्यों रही? क्योंकि इनके पास उतने संसाधन नहीं होते हैं जिनसे ये सुचारू रूप से चला सके, उतने बुद्धिजीवी वर्ग नहीं होते हैं इनके पास जिनका ये उपयोग कर सके सुचारू रूप से। तो मेजरली ये समस्या रहती है। और एक और समस्या रहती है कि जो बौद्धिक वर्ग रहता है, बौद्धिक वर्ग का अभाव, जैसा कि अपन ने आर्थिक रणनीति की विफलता में देखा, तो ये क्या करते हैं, विचार शुद्धि के नाम पर राजनीतिक दमन करते हैं। तो इसको पॉइंट को लिख लेंगे हम कि विचार शुद्धि के नाम पर राजनीतिक दमन। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जैसा हमने शुरू में देखा था कि ये वर्ग विहीन समाज बनाने के लिए, विचार, दूसरों के विचार में शुद्धता लाने के लिए, ठीक है, कि आपकी मानसिकता गलत है, आपकी विचारधारा गलत है, आप मेरी विचारधारा के हिसाब से चलो। जैसा कि अपन ने देखा, ये हिंसा और उग्रवाद का सहारा लेते हैं और यहीं पर विचार शुद्धि के नाम पर राजनीतिक दमन भी करते हैं वो। ठीक है, तो ये इनकी मेजर आलोचनाएं देखी अपन ने। क्या क्या हो सकता है? एक मूवी है, अनुपम खेर की है, आप हो सके तो देखना, बुद्धा है ना ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम ये मूवी नक्सलवाद से रिलेटेड है। अपन को नक्सलवाद पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि पिछले कुछ सालों में काफी हद तक कमी देखी गई है, लेकिन मेरे हिसाब से इसको पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो इसी के साथ ही हमने माओवाद कंप्लीट कर लिया। माओवाद में सबसे पहले हमने जो इसकी बेसिक पृष्ठभूमि होती है उसके बारे में देखा, माओ जेडोंग के बारे में देखा कि किस तरीके से उन्होंने किसानों को एकत्रित करके एक जन आंदोलन चलाया। उसके बाद हमने इनकी मूल अवधारणाओं के बारे में देखा या विचारधाराओं के बारे में देखा। उसके बाद हमने देखा कि वैश्विक स्तर पर किस तरीके का प्रभाव रहा, नेपाल में, भारत में, पेरू में, इसके बारे में अपन ने जाना। ठीक है, उसके बाद अपन ने इनकी आलोचनाएं देखी कि हिंसात्मक रवैया होता है, अधिनायकवाद की समस्या बढ़ जाती है, ठीक है, और अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चलती है, कई समस्याएं बनी रहती हैं। इसी के साथ ही हमने माओवाद को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली विचारधारा पर जाएंगे। तो आज हमने 4 विचारधाराएं पूरी कर ली हैं, साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद और साम्यवाद, और आज माओवाद कंप्लीट किया है। तो चलिए इसी के साथ समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।